नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बात है 1998 की, जबकि राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक छोटे से गांव कांकड़ी में बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां जाते हैं और वहां पर दो काले हिरण का शिकार होता है। उनके ऊपर यह आरोप लगता है। उसके बाद एक विशेष समुदाय अर्थात विश्नोई समुदाय इससे काफी आहत होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि विश्नोई समुदाय के लिए काला हिरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा बॉलीवुड अभिनेता को आज भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तो वास्तव में इसके पीछे वो कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इस समुदाय के लिए इस काले हिरण के इतने महत्व को दर्शाता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। साथ ही इस समुदाय से जुड़े हम अन्य पक्षों को भी देखेंगे जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी हैं। इस वजह से इस बात की चर्चा फिर से हो रही है। तो विश्नोई समाज, काला हिरण क्या है कनेक्शन, इस बात को हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्नोई समाज, काला हिरण दोनों के बीच के संबंधों को जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन हमारे नए बैच की शुरुआत हो रही है। लखनऊ शाखा की अगर बात करें तो 11:30 बजे से 18 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है। वहीं पे करोल बाग शाखा की बात करें तो 13 नवंबर से दोपहर 3 बजे से जीएस फाउंडेशन नए बैच की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा हमारी जयपुर, प्रयागराज और इंदौर शाखा में नए बैच की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले हमने खबर की कि चर्चा में क्यों है, इस बात को हम जानने के साथ शुरू करेंगे। विश्नोई समाज के बारे में कुछ प्राथमिक तथ्य हैं। विशेष रूप से इस समाज की अगर बात करें तो ये अपने प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। और आज के समय में जब चारों तरफ जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अनेक उपायों के लिए पूरा विश्व प्रयासरत है, ऐसे में इस समाज की विशेष महत्ता को भी हम देखेंगे कि क्यों रेलिवेंट है ये समाज, इसकी नीतियां क्यों प्रासंगिक आज भी हैं और क्यों करते हैं काले हिरण की रक्षा, इस बात को भी हम समझेंगे। साथ ही साथ चिपको आंदोलन से इसका क्या संबंध है, इस बात को भी देखेंगे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 तीनों ही से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। बात खबर की अगर करें तब द बिश्नोई ब्लैक बक एंड चिंकारा, व्हाट एग्जैक्टली वेयर गुरु जाम्बेश्वर्स प्रिंसिपल रिगार्डिंग द थार वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, इनके जो गुरु थे जिन्होंने इस समाज को संस्थापित किया था, उनके द्वारा भी उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उसमें भी वन्य जीव संरक्षण की बात है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। इस पूरे पक्ष को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल चर्चा में आने का वजह यह है कि इसी समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा अभिनेता को धमकी दी जा रही है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की धमकी के पीछे वो सेंसिटिव जो इमोशन है, उस इमोशन के पीछे जो तथ्य है, वो इस समाज की जो अपनी आस्था है, समाज के अपने जो रेगुलेशंस हैं, उसमें हम इसकी जड़ों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कांकड़ी गांव में, कांकड़ी गांव जो जोधपुर का है, वहां पर यह घटना हुई थी और विश्नोई समुदाय इससे काफी क्रोधित हुआ था, उसके कोप को उसने व्यक्त किया था। दरअसल इस कोप का कारण क्या है, इस बात को आज हम समझते हैं। सबसे पहले चर्चा को शुरू करने से पहले विश्नोई समाज के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। इस समाज की अगर बात करें तो विश्नोई शब्द का अर्थ ही बना है दो शब्दों से मिलकर। विश का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9। 20 और 9 मिलकर होते हैं 29। और ये 29 सिद्धांत हैं जो कि गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा, जो 15वीं शताब्दी में जिन्होंने विश्नोई समुदाय को संस्थापित किया था, उनके द्वारा 29 दिए गए ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों में इस समाज की गहरी आस्था है और उन नियमों का ये प्रतिपालन करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करते हुए। अब धार्मिक और पर्यावरण प्रेमी ये समुदाय है, इस वजह से ये काफी प्रकृति के नजदीक है, प्रकृति को प्रेम करने वाला है। अगर इस बात करें तो इन 29 नियमों में ही अगर हम आगे देखेंगे तो कुछ ऐसे नियम हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, उनकी रक्षा से जुड़े हुए हैं। ये आम नैतिक नियमों की बात तो करता ही है, ईश्वर की एकता की बात करता है, 2 बार प्रार्थना की बात करता है, दया, करुणा, क्षमा की बात करता है, सत्य की बात करता है। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्राकृतिक संरक्षण की बात करता है। साथ ही साथ जंभवाणी या शब्दवाणी नाम से जो 120 कथन है जम्भेश्वर जी के, गुरु जम्भेश्वर जी के, जो कि काव्यात्मक स्वरूप में व्यक्त किए गए हैं, उसमें भी, उन नियमों में भी, 120 कथनों में भी हम देखेंगे कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। अब देखिए, गुरु जम्भेश्वर जी का एक परिचय यहां पर देना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हीं के वो 29 सिद्धांत और इनकी जो
वाणी है उस वाणी में इसका सार छुपा हुआ है। तो इनका जन्म 8 अगस्त 1451 ईस्वी को पीपासर गांव नागौर में हुआ था, राजस्थान में। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन इनका जन्म हुआ था। उसी दिन को श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस को गुरु जी के जन्म दिवस के रूप में भी इस समाज के लोग मनाते हैं। साथ ही पंवार राजपूत परिवार में हुआ था और इनको जाम्भो जी भी कहा जाता है। बचपन में ऐसा माना जाता है कि ये मूक और बधिर थे, अर्थात गूंगे और बहरे थे, लेकिन 7 वर्ष की आयु के बाद वो स्वयं बोलने लगे थे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति इन्होंने अपनी पूरी की पूरी पैतृक संपत्ति दान में दे दी थी, लोक कल्याण के लिए दे दी थी। और इसके बाद बगल का एक स्थल था, बगल का एक गांव था सोमरा स्थल धोरा। धोरा जनरली एक टीले के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ये जाकर तपस्या करने में लीन हो गए। तो ये इनका परिचय है। ये तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। तस्वीरों में भी आपको यहाँ पर गौ माता दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकृति प्रेम और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को व्यक्त करता हुआ ये चित्र था। अब देखिए क्या है इनके 29 नियम। अगर मोटा मोटी नियमों को कैटेगराइज किया जाए तो अगर आप देखेंगे 1 से 6 तक के नियम, तो इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक नियम की बात यहाँ पर की गई है। वो ईश्वरीय एकता की बात की गई है, दिन में 2 बार प्रार्थना करने की बात की गई है, साथ ही दया करुणा क्षमा इन सभी गुणों का होना चाहिए लोगों के अंदर। तो धार्मिक और आध्यात्मिक नियम की बात की गई है। वहीं 7 से 13 की अगर बात करेंगे तो शुद्ध और नैतिक जीवन पर बल दिया गया है कि सत्य का सहारा लेना चाहिए, निंदा और दूसरों की बुराई से बचना चाहिए, चोरी धोखा नहीं करना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए। देखिए एक तत्व यहां भी मिलता है कि मांसाहार को ये वर्जित करते हैं अपने नैतिक नियमों के अंतर्गत भी। साथ ही साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के अंतर्गत 14 से 18 तक जो इनके नियम हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के जो नियम है वो 19 से 23 तक है। अब यहाँ पर जो सामाजिक और नैतिक नियमों की जिम्मेदारी की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वो स्वतंत्रता की बात की जाती है, आयुर्वेद और औषधीय गुणों से युक्त जो पौधे हैं उनके संरक्षण की बात की जाती है, जीव जंतु और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव की बात भी की जाती है। साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम 24 से 26 तक हैं, वहीं ध्यान साधना के नियम 27 से 29 तक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इनके 29 नियमों और बाद में इनके अन्य जो शब्द हैं उनके अंतर्गत वो है पर्यावरण संरक्षण, जिस पर कि हमारा मूल जो ये उद्देश्य है आपको केंद्रित करते हुए इसके बारे में परिचित कराना। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के नियम कहां कहां से प्रतीत होते हैं। तो देखिए इनके द्वारा जो 29 नियम दिए गए, प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर 8 ऐसे नियम हैं जो कि जैव विविधता, जानवरों और वृक्षों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने पर सीधे तौर पर केंद्रित हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण के अगर सिद्धांत की बात करें तो इनके 29 सिद्धांतों में से आप देखेंगे विशेष तौर पर जो नियम 18 है वो कहता है जीव दया पालनी, अर्थात जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी प्रकार नियम 19 कहता है रूख लीला नहीं घावे, इसका मतलब कि जो हरे पेड़ है, हरे वृक्ष हैं, उनको नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। तो 2 नियम तो प्रत्यक्ष रूप से आपको यहीं से दिख गए। इसके अलावा जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं, राजस्थान में विशेष रूप से खेजड़ी के पेड़ की अगर आप बात करेंगे तो इसको शमी का वृक्ष भी कहा जाता है और जो इसकी अपनी सांस्कृतिक एक विरासत है, राजस्थान में भी देख लें और प्राचीन काल से भी अगर आप देखें तो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। और विजयादशमी के दिन आप देखेंगे इस वृक्ष की पूजा की जाती है। इसकी पत्तियां जो है चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, वहीं इसका जो फल होता है उसको सब्जी के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रेगिस्तानी एरिया में, अर्थात यहाँ पर जो प्रतिकूल परिस्थितियां, उसके बावजूद ये जो वृक्ष है ये अगर पत्तियों को धारण करता है तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, इस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। आयुर्वेद के लिहाज से महत्वपूर्ण है ही क्योंकि इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो विष्णुई समाज है उसमें इस वृक्ष का विशेष महत्व है, इसकी एक सांस्कृतिक विरासत भी है। इस वृक्ष की रक्षा के लिए विष्णुई समाज ने अपना बलिदान भी दिया था, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं 2 नियम इससे संबंधित है। साथ ही साथ जो शब्द थे, शब्द में भी जो सिद्धांत है उसमें भी आप देख सकते हैं कि शब्द 9 जो है वो कहता है जीव ऊपर जोर कारिजे, मतलब जानवरों पर अत्याचार करने से अंत समय दुख भोगना पड़ता है, मतलब पशुओं के प्रति अत्याचार से बचने की बात करता है। शब्द 10 कहता है रे बिन
ही गुण है जीववक्यो मारो, इसका मतलब निर्दोष जानवरों को मारना भी गलत है। तो आप ये भी देख सकते हैं। फिर शब्द 44 कहता है कि काय ना पाली जीवद्यो, जानवरों के प्रति दयालु क्यों नहीं हो। और इसी प्रकार शब्द 85 कहता है जय जीव ना घनी, इसका अर्थ है कि जीवित प्राणियों को मत मारो। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं आप देख रहे हैं कि जीव हत्या से, मांसाहार से हटने की बात करते हैं। वहीं पर आप देखिए जो ब्लैक बक है अर्थात काला हिरण है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। विशेष रूप से आप देखेंगे कि ये भारत में 95% पाया जाता है और इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल में कुछ मात्रा इसकी पाई जाती है। इसकी खासियत ये होती है कि ये जंगल और पहाड़ी क्षेत्र से बचने की कोशिश करता है। ये ऐसी जगह पर रहता है जो शुष्क होती है या अर्ध शुष्क जगह होती है और घास के मैदानों में ये अमूमन पाया जाता है, विशेष रूप से जहां पर पानी उपलब्ध होता है। आप देखेंगे कि इनके संरक्षण क्षेत्र की अगर बात करें तो वेलावदर ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है गुजरात में, और साथ साथ आप देख सकते हैं ताल छापर ब्लैक बक अभयारण्य जो है राजस्थान में, ये इसके संरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो विश्नोई समाज है ये काले हिरण को काफी संरक्षण देता है। यद्यपि इनकी संख्या घटकर अब 1% तक हो गई है क्योंकि इनका अवैध शिकार भी हुआ। साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुत्तों की वजह से भी इनके ऊपर खतरा रहता है और इनके आवास का जो विनाश हुआ वो भी एक चिंता का विषय है। तो इसकी वजह से विश्नोई समाज में इस काले हिरण की इंपॉर्टेंस क्यों है उसको भी हम समझते हैं। इन बातों के अलावा जो प्रकृति संरक्षण से संबंधित ये सारी बातें हैं, इसके अलावा आप ये समझें कि ऐसा माना जाता है कि जो विश्नोई समाज में जो इनके गुरु जी थे, जो लोग वहां पर कथाएं हैं, उनके प्रचलन के अनुसार ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि अगले जन्म में वो इसी रूप में लोगों के सामने आएंगे। तो ऐसा माना जाता है और साथ ही साथ ये भी माना जाता है इस समाज के लोगों के द्वारा कि अगला जन्म उनका भी इन्हीं के रूप में हो, इन हिरण के रूप में हो। तो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है इस समाज में, धार्मिक रूप से इसको काफी पवित्र माना जाता है। अब देखिए चिपको आंदोलन के समान पर्यावरण आंदोलन का आधार बना इनके द्वारा इस प्रकृति का जो संरक्षण है उसके लिए जो आंदोलन जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस घटना की अगर बात करें तो यह घटना है 1730 की, खेजड़ली गांव है यहाँ पर, वहां पर यहाँ की एक महिला थी, उनके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया। क्या हुआ, दरअसल हुआ ये कि जोधपुर के महाराजा थे, अभय सिंह उनका नाम था। अब उनके द्वारा उनको महल निर्माण कराना था और उस महल निर्माण में चूना जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तो उन्होंने इस खेजड़ली गांव में अपने सैनिकों को भेजा। 1730 की ये बात है। वहां पर इनके सैनिक जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, लेकिन जब वो वृक्ष काटने की आवाज सुनती हैं अमृता देवी, तो अमृता देवी वहां पर जाकर उस वृक्ष से लिपट जाती हैं और वो कहती हैं कि आप इस वृक्ष को नहीं काट सकते हो, क्योंकि उनके द्वारा इस वृक्ष को काफी पवित्र माना जाता है। अब कहा जाता है कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाम, कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जान भी चली जाए तो भी हम इस वृक्ष को काटने नहीं देंगे। अब उन्होंने सिर्फ स्वयं ही वहां पर नहीं लिपटी, बल्कि उनकी जो 3 पुत्रियां थीं, जिसमें आसू, रत्नी, भागुबाई उनकी 3 बेटियां थीं, वो भी उससे लिपटती हैं। इसको देखा देखी आसपास के लोग, कई गांवों के लोग वहां आते हैं और 363 विश्नोई समाज के लोग जो हैं वो अपना बलिदान दे देते हैं इन वृक्षों को बचाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक आंदोलन का रूप ले लिया और चिपको आंदोलन जो कि बाद में चला, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन फिर 1970 में चला। उत्तराखंड के रैणी ग्राम से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर ग्रामीण महिलाओं ने ही उसका भी नेतृत्व किया, जिसमें कि गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और जो है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम काफी अग्रणी है। अब वहां पर जो चिपको मूवमेंट बाद में चला उसका आधार ऐसा माना जाता है कि ये आंदोलन बना, उसका अग्रणी ये आंदोलन बना। बाद में चिपको आंदोलन की वजह से ही 1980 में आप देखेंगे कि वनों की कटाई पर 15 वर्ष के लिए फिर प्रतिबंध भी लगाया गया। तो आपको ये जो दोनों आंदोलन हैं, चाहे वो 1970 में हुआ चिपको आंदोलन हो या 1730 में ये आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलनों में जो खास बात है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण में जो महिला एकीकरण, महिला सशक्तिकरण उभर कर सामने आता है और सामुदायिक नेतृत्व में महिलाओं की जो भूमिका सामने उभर कर आती है, इस बात को भी, एक दूसरे पक्ष को भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समुदाय को, विशेष रूप से जो विश्नोई समुदाय है, इसको पर्यावरण योद्धा भी कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस वृक्ष की रक्षा के लिए। विश्नोई समुदाय को पर्यावरण विश्वास के योद्धा भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही ये समर्पित हैं। तो ये एक कारण है कि धार्मिक रूप से इनके गुरु द्वारा दिए गए सिद्धांतों में प्रकृति के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण को इतनी महत्ता दी गई, जिसकी वजह से इन पर हुआ प्रहार वो सीधे तौर पर अपने
धार्मिक आस्था पर एक प्रहार मानते हैं, इसलिए भी इनका जो रोष है, इनका जो क्रोध है वो जायज है। आधुनिक शोध और मान्यता की अगर बात करें तो विश्नोई समुदाय के योगदान को जो आधुनिक शोधकर्ता हैं उन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, विशेष रूप से जो काला हिरण है और अन्य वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिहाज से। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विनय कुमार जो कि एक शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये बताया कि जो हिरण है, विशेष रूप से जो काला हिरण है, उनकी सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है। और इनके द्वारा ये बताया गया था कि जो लोक कथाएं यहाँ की हैं उसमें काला हिरण को इनके गुरु के अवतार के रूप में देखा जाता है और हर इस समाज का व्यक्ति, विष्णुई समाज का व्यक्ति, ये चाहता है कि अगले जन्म में वो इसी हिरण के रूप में उसका पुनर्जन्म हो। तो इसकी धार्मिक महत्ता काफी ज्यादा है। तो अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सही और सटीक जवाब इसका जरूर देंगे। प्रश्न है, विष्णुई समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए जाम्भोजी, वासुदेव, तुलसीदास या संत कबीर। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।